नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ प्लैनेट में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यूक्रेन पर रूस ने बहुत ही ज़बरदस्त प्रहार कर दिया है और पूरी दुनिया बेबस खड़ी होकर देख रही है। नाटो, यूरोपियन यूनियन, यूएस कोई भी मदद को आगे नहीं आ रहा है और चाइना रशिया का सपोर्ट कर रहा है। अभी यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र परिषद में जिसके 5 स्थायी मेंबर हैं, जो कि वास्तव में संयुक्त राष्ट्र परिषद की कोर कमेटी मानी जाती है, जिसको डिसीजन लेने के अधिकार है। विश्व की महाशक्तियां जिसके सदस्य हैं, 5 सदस्य जो मिलकर वर्ल्ड के फैसले करते हैं। उसमें एक निंदा प्रस्ताव आया रूस के खिलाफ, जिसमें रूस ने अपने निंदा प्रस्ताव को अपने द्वारा वीटो कर दिया। जाहिर सी बात है, कोई भी अपने लिए निंदा प्रस्ताव तो आने नहीं देगा। और भारत, चाइना और यूएई ने इस चुनाव में भाग नहीं लिया। बाकी सभी देशों ने रूस के अगेंस्ट वोट किया। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का संकट बढ़ गया है, क्योंकि उनकी बहुत सारी संपत्तियां जो कि बाकी देशों में है, यूरोप में है, उनको फ्रीज करने का फैसला यूरोपीय काउंसिल ने ले लिया है। इसके अलावा और भी कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लग रहे हैं। बुल्गारिया ने अपने एयरोस्पेस रूस के लिए बंद कर दिए हैं। ब्रिटेन ने अपना एयरोस्पेस रूस के लिए बंद कर दिया है। रूस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ब्रिटेन का जो एयरोस्पेस है, ब्रिटेन के लिए जो है वो अपना एयरोस्पेस बंद कर दिया है। तो इस तरह लोग प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं तेजी के साथ। और सबसे बड़ी जो खास बात हमें समझना पड़ेगा कि यूक्रेन के साथ ऐसी नौबत आई क्यों, किस लिए, वाई। दरअसल क्या है कि यूक्रेन कभी संयुक्त रूस का भाग था, जब सोवियत संघ था, जिसका विघटन बाद में हो गया और उसी से फिर बाकी देश बने। तो बाकी देशों का जब विघटन हो गया और रशिया अपने आप में एक पूर्ण देश हो गया, तो कुछ हिस्से जो है उसके यूरोप से जुड़े हुए थे। इसमें यूक्रेन है वो बहुत ही सामरिक या स्ट्रेटेजिक जगह पर स्थित है। ठीक है, यूक्रेन से ही होकर जो गैस पाइपलाइन है रशिया की, वो यूरोप तक जा रही है। तो यूक्रेन से होकर वो गैस पाइपलाइन यूरोप तक जा रही है और उससे यूरोप के काफी देश हैं जिनको रशिया से गैस मिल रही है, यूक्रेन को भी मिल रही है। रशिया जो है गैस और तेल का बहुत बड़ा उत्पादक है। तो यूरोप के भी कुछ देश ऐसे हैं जो रशिया से किसी तरह की दुश्मनी नहीं लेना चाहते, क्योंकि उसी के जरिए उनको गैस की सप्लाई हो रही है। इसके अलावा यूरोप के बहुत सारे उद्योगपति हैं जिनका रशिया के साथ तो अच्छा खासा व्यापार चल रहा है, तो वो भी इस तरह के किसी युद्ध के पक्ष में नहीं है जिससे उनके व्यवसायिक हितों पर आंच आए। तो जो यूक्रेन है, यूक्रेन का जो दक्षिणी भाग था वो पहले क्रीमिया था, जिसको कुछ समय पहले रशिया ने कब्जे में कर लिया। क्रीमिया को कब्जे में लेने के लिए वहां पर जनमत संग्रह कराया गया था और क्रीमिया ने ये घोषणा की थी कि हम जो है रशिया से मिल रहे हैं। क्रीमिया था तो यूक्रेन के हिस्से में, लेकिन वो एक स्वशासित प्रदेश था ना, एक तरह से जिसकी अपनी खुद की स्वतंत्र स्थिति थी। तो जनमत किया गया। अब वो संगीनों के साए में जनमत कैसे होता है ये आप जानते ही हैं। बहरहाल क्रीमिया को रशिया ने अपने कब्जे में लिया, तभी से सरगर्मी शुरू हो गई थी कि अब रशिया जो है वो यूक्रेन की तरफ भी बढ़ेगा। तो रशिया यूक्रेन की तरफ बढ़ा क्यों, ऐसी नौबत आई क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो यूक्रेन था वो 2 हिस्सों में तरह से बटा हुआ है, जनजातीय सांस्कृतिक तरीके से। उसका जो पूर्वी हिस्सा है, जो कि रशिया के बॉर्डर से लग रहा है, पूर्वी हिस्सा वो रशिया के साथ है जनजातीय सांस्कृतिक तौर पर। वहां के लोग रशिया के साथ अच्छे संबंध बनाने के पक्ष में है और उसके समर्थन में है। और जो उसका पश्चिमी भाग है, जो यूरोप से सटा हुआ है, ये यूरोप की तरफ देखता है, क्योंकि जॉब, नौकरी, बाकी सारे जो अवसर हैं वो उसको यूरोप से मिलते हैं। तो इस तरीके से वो लोग उधर से जुड़े हुए हैं। अब रशिया इस स्थिति को समझ रहा है कि आने वाले समय में ये उसके लिए बहुत ही कठिन स्थिति हो सकती है, क्योंकि नेपोलियन हो चाहे हिटलर, जितने भी लोग हों, उन्होंने जब भी रशिया पर आक्रमण किया, इधर आए, तो वो यूक्रेन के जरिए ही आए। यूक्रेन ही एक तरह से द्वार है वहां पहुंचने का। और यूक्रेन के लोगों को इस बात की बहुत शिकायत है कि हमारे ऊपर इतने हमले होते हैं, क्योंकि हम लोग इतने स्ट्रेटेजिक जगह पर हैं, उसके बाद भी हमारे लोग इतनी चिंता नहीं करते, हमारी इतनी परवाह नहीं करते। क्योंकि चेर्नोबिल जब परमाणु दुर्घटना हुई थी वहां के परमाणु रिएक्टर में, तो भी रशिया ने कोई खास मदद नहीं की थी उस समय यूक्रेन की। इसकी भी उसकी शिकायत है यूक्रेन को। अब इधर बीच पुतिन जो है, जो पुतिन के दिमाग में जो कांटा घुसा है, दिमाग कीड़ा घुसा है यूक्रेन को कब्जे में लेने का। ये क्यों घुसा? इसलिए कि जो पश्चिमी देशों का एक समूह है नाटो ना, जो कि एक सैनिक समूह है जिसमें बहुत सारे देश सदस्य हैं, जो आपस में उन्होंने, इसका जो प्रमुख लीडर है वो अमेरिका है, अमेरिका ने नाटो बनाया है। तो नाटो का जो लीडर है अमेरिका और उसके साथ जितने भी देश जुड़े हैं, उन्होंने आपस में ये समझौता किया है
कि हम में से किसी पर भी हमला किया गया तो ये माना जाएगा सब पर हमला किया गया और सब लोग मिलकर उसका जवाब देंगे। तो इधर बीच क्या हुआ कि जो यूक्रेन था, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे, वो चाह रहे थे कि वो नाटो में सम्मिलित हो जाए। अगर वो नाटो में सम्मिलित हो जाते हैं तो रशिया के लिए बहुत ही परेशानी की बात हो जाएगी, क्योंकि वो भी यूरोपीय समुदाय में शामिल होने के बाद वो जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है वहां पर यूरोपीय समुदाय या अमेरिका का एक तरह से कब्जा हो जाएगा। उस जमीन को अमेरिका अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है कभी भी रशिया के खिलाफ युद्ध के लिए, क्योंकि उसकी बॉर्डर सीमा रेखा बिल्कुल रशिया से लगी हुई है। तो पुतिन ने भविष्य को देखते हुए सोचा, पहले उन्होंने चेतावनी दी कि यूरोपीय समुदाय यूक्रेन से दूर रहे और यूक्रेन को नाटो में सम्मिलित करने की, यूक्रेन पर अपना प्रभाव बढ़ाने की हिमाकत ना करे। लेकिन जो अमेरिका या पश्चिमी देशों का जो रुख था वो हमेशा था कि जो स्ट्रेटेजिक जगह है उनको अपने कब्जे में लिया जाए, रिसोर्सेज हैं, जिससे यूक्रेन को अन्न का भंडार, वहाँ गेहूं बहुत होता है, उसको ब्रेड या बास्केट ऑफ ब्रेड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, अन्न का भंडार कहा जाता है। गेहूं बहुत होता है, वहाँ पे गैस और तेल के भी बहुत रिसोर्सेज हैं। डोनाबास जो क्षेत्र जिसको अभी रशिया ने सबसे पहले कब्जे में लिया, डोनाबास क्षेत्र को, वहाँ पे कोयले का बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। तो रिसोर्सेज हैं यूक्रेन में, वो एक स्ट्रेटेजिक जगह पर स्थित है। तो ये सारी चीजें जो मिलकर उसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह बनाती है। तो 2004 में जब यूक्रेन में ऑरेंज रिवॉल्यूशन हुआ था 2004 में, उसी समय से ये घटनाएं चल रही हैं, क्योंकि अमेरिका लगातार इस तरीके से दबाव बना रहा है कि वो किसी तरह से यूक्रेन को नाटो में सम्मिलित करवा ले, एक तरह से यूरोपीय समुदाय का हिस्सा बना ले। अब जो पुतिन है, पुतिन बहुत ही बाहुबली और बहुत ही निरंकुश शासक है और बहुत ही मजबूत शासक है। तो पुतिन को पता है कि वो, उनका जो सम्मान है विश्व बिरादरी में वो तभी होगा जब वो ये दिखाएंगे कि वो पश्चिम के दबाव के सामने झुकने वाले नहीं है। और वास्तव में पुतिन पश्चिम की परवाह नहीं करते। उन्होंने जितने भी कार्य किए हैं उसमें उन्होंने पश्चिम के दबावों को, मानवाधिकार संगठनों की सारी बातों को नकार दिया है। उन्होंने क्रीमिया पर अधिकार भी किया, सोची में शीतकालीन ओलंपिक भी करवाए। इस तरीके से उन्होंने बाकी काम, बहुत सारे काम सफल तरीके से आयोजित करवाए। उनको मालूम है कि विश्व बिरादरी में उनकी जित तभी होगी, न सिर्फ इस बात से कि वो क्या स्टेप लेते हैं, बल्कि इस बात से भी कि वो जब एक बार निर्णय ले लेते हैं तो अपने निर्णय से पीछे नहीं हटते हैं। अब ये मामला बिल्कुल पूरी तरीके से दोफाड़ हो गया है। अमेरिका और उसके संगठन नाटो अभी तक डिसीजन नहीं ले पाए हैं कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम डायरेक्ट इस युद्ध में उतरे तो कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध और आगे बढ़े और इसका व्यापक खामियाजा भुगतना पड़े। और वहीं जो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, उन्होंने अपने दिमाग में पक्का इरादा कर लिया है कि वो क्रीमिया को कब्जे में, वो यूक्रेन को कब्जे में करके ही मानेंगे। और उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर बाहरी लोगों ने हस्तक्षेप किया तो इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। यहाँ तक कि वो परमाणु युद्ध के लिए भी तैयार है। उन्होंने और उनकी सेना ने परमाणु युद्ध का अभ्यास भी किया है। तो मामला बहुत ही संवेदनशील है। किस करवट ऊंट बैठेगा अभी समझ नहीं आ रहा है। अभी हमें कुछ दिन और वॉच करना पड़ेगा। भारत की स्थिति बिल्कुल तटस्थ है और बिल्कुल सही स्टेप है। भारत अपने लोगों को वहां से निकालने का भरपूर प्रयास कर रहा है। इसके लिए इसको सबका सहयोग चाहिए। और युद्ध जो है वो कभी भी एक समाधान नहीं होता है। रशिया का ये कृत्य है वो सही नहीं है, ये एक अननेसेसरी वार है। तो आगे क्या होगा वो हम देखेंगे। फिर मिलेंगे आपसे।